बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि जो बाइडन का बयान इम्पोर्ट हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब आसिफ अली ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ और PTI लॉन्ग मार्च समेत अहम सियासी उमूर पर बातचीत की गई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि 15 दिन बाद मुझे नींद नहीं आती कि कहीं पेट्रोल की कीमतों में ना इजाफा हो जाए। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, अमरीकी सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर एहतजाजी मरासिला दिया गया। इस संगीन मामले पर क्या एहतजाजी मरासिला ही काफ़ी है या हुकूमत की जानिब से मजीद इक़दाम करने चाहिए? बहुत मुनासिब रद्द-ए-अमल आया है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी और इमरान खान साहब की तरफ से भी, और इतना ही मेरा ख्याल से मुनासिब था रद्द-ए-अमल, बल्कि मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही रद्द-ए-अमल आ गया इस बयान पे। और हमें इस बात को थोड़ा सा इस अंदाज में देखना है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं या यहाँ जहाँ पर हम बतौर पाकिस्तानी या मतलब जो भी दुनिया है इस वक्त, कि वो दुनिया नहीं है जिसको गालिबन जो बाइडन जब 1970 में या 71 में वो सियासत में आए थे और फिर एक तवील अरसे उन्होंने जो है वो फॉरेन रिलेशंस कमेटी को हेड किया और फिर इवन जब वो ओबामा दौर में नायब सदर रहे, ये वो दुनिया नहीं है। जो बाइडन जो हैं उनको एक मुख्तलिफ दुनिया का सामना है जिसको गालिबन ना वो समझ पा रहे हैं और ना सही तरह से संभाल पा रहे हैं। और ये मामला सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बयान का नहीं है। वो कभी ताइवान में अपनी फ़ौजें उतार देते हैं, कभी वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं और एक नाकाम सफारतकारी के बाद वापस लौटते हैं, और कभी वो यूक्रेन के साथ एक जंग छिड़ देते हैं और आर्मागेडन का लफ्ज़ उनके मुंह से स्लिप हो जाता है। कभी वो इंडिया को जप्पी पाते हैं, कभी वो कहते हैं कि इंडिया जो है वो क्वाड है कि नहीं है, क्या है सारा सिलसिला। तो बाइडन जो है वो एक अपनी सियासी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और अमेरिका मजमूई तौर पे जो अमरीकी जमहूरियत है वो ट्रम्प दौर के बाद और ट्रम्प दौर के अख्तिताम पे जो कुछ हुआ कैपिटल हिल पे, वो मगरबी जमहूरियत जो है, जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत जो अमेरिका की जमहूरियत है, जमहूरियत के वो तमाम इक़दार जो हैं वो चिकनाचूर हो गए। तो हम इस ऐसी दुनिया में अमरीकी सदर की बात सुन रहे हैं। तो हमने बहुत मुनासिब किया बतौर पाकिस्तानी, इस पे सब हुकूमत भी और अपोजिशन भी सब इकट्ठे हुए, सब ने बयानात दिए और मुनासिब बयानात दिए, और ज़्यादा हमें इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। एक बात सियासत पे मैं बाद में आता हूँ, मुल्की सियासत पे, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे और बताता चलूँ, ये अब तो इस पोजीशन में नहीं है। ये तो छोड़ देना कि अच्छा अब पाकिस्तान ख़तरनाक मुल्क है, अच्छा अब इसको मैं तो एक यानी मैं इस पे इसको बहुत इसको भयानक बयान के तौर पे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं इसको एक अच्छे बयान में भी तस्वर कर सकता हूँ कि प्रेसिडेंट बाइडन के लिए ना तो चाइना, ना तो रशिया, ना तो नॉर्थ कोरिया और ना दीगर ममालिक जो उनके हाथ से निकल चुके हैं वो उनके लिए ख़तरनाक ममालिक नहीं है, और पाकिस्तान सबसे ख़तरनाक मुल्क है। तो ये एक अजीब सा एक बेढंगा सा बयान है। लेकिन एक बात और, ये जब ये और इसमें कुछ नहीं, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ये मैंने कहा ना, यहाँ से 10 या 15 साल या 10 साल पहले जब वो नायब सदर थे उस वक्त की एक बात, लेकिन हकीकत है जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। और इससे कई साल पहले मैं ये वाक़या कुछ मुख्तलिफ अंदाज में मैंने बयान किया था, आज ज़रा मैं उसको याद दिलाता चलूँ। एक अमेरिकन जो जर्नलिज्म है या उनकी जो पॉलिटिक्स है या जो उनका पिछले चंद दिहाइयों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है सीमोर हर्श। ये वो सीमोर हर्श हैं जो कि जिन्होंने माइले मैसेगर की न्यूज़ ब्रेक की थी। ठीक। ये लिखते रहे तवील अरसे तक न्यूयॉर्कर में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, इनकी किताबें, इनके जराइद, और ये बहुत आप समझें कि इनके क्रेडिट पे जाता है ये वाटरगेट स्कैंडल निक्सन वाला, जिसमें निक्सन रिज़ाइन कर गए थे, उसमें भी इनका नाम। फिर ये वियतनाम में इन्होंने कहा कि अमेरिकन ने सैकड़ों वियतनामी शहरियों का कत्लेआम किया है, वो भी इनकी स्टोरी थी। और फिर उसके बाद अबू गुरैब जेल, दुनिया को पता चला, इस तरह नहीं पता चला कि किसी मुसलमान मुल्क के मीडिया में खबर है, ये सीमोर हर्श ने स्टोरी ब्रेक की अबू गुरैब जेल की। और फिर 2009 में ये हुआ कि 2009 में इनका एक मजमून शाया हुआ न्यूयॉर्कर में, और वो मजमून था
डिफेंडिंग द आर्सेनल, और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इनका एक बड़ा तफसीली मजमून था। अच्छा, अब इस मजमून के शाये होने से पहले सीमोर हर्श पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आने के बाद उनकी उस वक्त जो भी शख्सियात मुख्तलिफ ओहदों पे अहम शख्सियात मौजूद थी उनसे भी बात हुई, और जो रिटायर हो गए थे उनसे भी बात हुई। तो उनकी जरदारी साहब से भी मिले, गालिबन कियानी साहब से भी उस वक्त जो आर्मी चीफ थे उनसे भी मिले, जनरल कदवाई से मिले जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं उनकी निगरानी का की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और फिर और बहुत सारी शख्सियात से मिले, जनरल हमीद गुल से भी मिले, मेरे ख्याल से वो असद दुरानी साहब से, बहुत से लोगों से मिले जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे और जो करंट सेटअप में थे। और फिर जनरल मुशर्रफ से भी मिले, गालिबन उनकी जनरल पाशा से भी मुलाकात हुई गालिबन। और उसके बाद उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा CIA के बहुत से लोगों से, पेंटागन के बहुत से लोगों से, ऑस्ट्रेलिया के इवन जो डिफेंस अटैची पाकिस्तान में रह के गए उनसे, बहुत से लोग, अगर आप ये आर्टिकल देखें तो ये आर्टिकल फिर ये हुआ। और लेकिन इसमें एक बड़ी खौफनाक इंकिशाफ उन्होंने किया, और वो इसी दौरान फिर मेरे प्रोग्राम में भी आए सीमोर हर्श में। वो सीमोर हर्श ने और किसी जगह पे गालिबन ये बात नहीं की, पाकिस्तानी मीडिया इतना ज़्यादा शायद उस वक्त था भी नहीं, 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2009 में फिर ये हुआ कि वो मेरे प्रोग्राम में आए, और उन्होंने ये इंकिशाफ किया कि जी अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका एक जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल यूनिट है, और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशनल कमांड, और वो जो है वो सिर्फ इस मकसद के लिए बनाया गया है कि अगर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले किसी मरहले पे अफरा तफरी, तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को जो उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान में लैंड करे विद इन मिनट्स या विद इन एन आवर या विद इन जो भी टाइमिंग्स हैं, और वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो कैप्चर कर ले या सेफ कर ले या जो भी करना है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान में बातें चल रही थी कि जी तालिबान इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर रह गए, मिलिटेंसी बढ़ी हुई थी, बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान के हाथ, रियासत की रेट वहाँ ख़त्म हो चुकी थी। कियानी साहब यहाँ मौजूद थे, जरदारी साहब थे, बाकी शख्सियात, और बम धमाके हो रहे थे रोज़ सुबह शाम। एक बहुत खौफनाक पाकिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ रहे थे, और अमेरिका को यकीन था इस बात का कि वो जंग हम जीतने जा रहे हैं। और उसके नतीजे में बहुत से लोग दुनिया में एक कहानी बेच रहे थे कि पाकिस्तान कंबोडिया बनेगा, और पाकिस्तान उसके नतीजे में अफगानिस्तान के बाद जो है वो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह ना करे। लेकिन ये बाकायदा इस पर किताबें लिखी जा रही थी। अब हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। अच्छा, ये फिर मैं आपको इसमें एक बात और ऐड करूं सीमोर हर्श की। सीमोर हर्श ने उसमें लिखा कि ये यूनिट है, और ये पाकिस्तान में एक मरहला ऐसा आया कि जब पाकिस्तान का कोई एक पुर्जा के लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, पुर्जा, या उन्होंने कहा कि कोई एक छोटा सा कहीं कोई खबर ऐसी आई वहाँ पे अमेरिका में कि जी यहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स में गड़बड़ हुई है, तो वहाँ से वो टीम फ्लाई कर गई। यानी वो जो स्पेशल टीम थी जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को जिन्होंने कैप्चर करना था, वो वहां से परवाज भर वो एक खलीजी रियासत तक पहुंच गए, तो उनको इतला दी गई कि जी नहीं, ये खबर गलत है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स सेफ हैं। यानी यहां तक तैयारी थी उनकी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स को हमने जो है वो कैप्चर करना है। और यहां पर मिलिटेंसी एक वजह थी उस वक्त, तो पाकिस्तान में जंग चल रही साथ। अच्छा, फिर ये हुआ लेकिन कि सीमोर से जो मेरी बात हो रही थी, तो सीमोर ने कहा कि ऐसा है कि बहुत सारी बातें मेरी सेंसर हो गई हैं इस मजमून में, लेकिन यह है कि हमें कहीं मिलना चाहिए। मैं फिर सीमोर से, क्योंकि ये इसके नतीजे में पाकिस्तान में हंगामा हो गया, यहाँ पे एन पैटरसन बयानात आगे पीछे बहुत उस आर्टिकल के बाद, और फिर सीमोर हर्श जब मेरे साथ उस नशिस्त में उन्होंने मतलब बहुत इज्जत दी कि वो आए, उसके बाद ये हंगामा हो गया, प्रोग्राम भी शायद बैन हो गया। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं सीमोर से मिलने के लिए मैं वाशिंगटन गया, और एक तीसरे हमारे दोस्त थे, मैं उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, बड़ी सर्दी का मौसम और बहुत वहाँ पे एक जगह पर हम वाशिंगटन में हमने डिनर किया, मैं, सीमोर हर्श और वो शख्सियत। तो बहुत सारी उसने ऑफ द रिकॉर्ड बात कही। सीमोर हर्श वेरी क्लोज टू पेंटागन एंड CIA। अच्छा। और लेकिन पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान शुमार होता रहा उनका हमेशा, उनका कोई आर्टिकल कोई बात उनकी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हुई। उन्होंने खबर दी लेकिन उसके नतीजे में अमेरिकन बैकफुट पे चले गए, बयानात आ रहे हैं वहाँ पे
जो है वो मैकमिलन थे, यहाँ पे कियानी साहब थे, तो एक हंगामा हो गया कि भाई ये क्या तमाशा है कि वो पाकिस्तान के लिए इस तरह का प्लान हो रहा था। अच्छा, अब हालात दुनिया के दूसरे हैं। अब यहां आज ये सूरत हाल है कि अमेरिकन को ये एक बात का अंदाजा है कि ये 2009 की ये रिपोर्ट है, और 2010, 11 आगे पीछे बहुत चलता रहा, और पहले ये जो है ना प्रेसलर अमेंडमेंट से लेके उसके बाद से लेके पाबंदियां आगे पीछे, ये वो सारा। आज इशू अमेरिका का पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। अमेरिका उनका सबसे बड़ी जो इत्तेहादी उनकी है लिज ट्रस जो है बरतानिया में, वो कोई छठी वजीर आजम है जो 2016 के ब्रेग्जिट के फैसले के बाद वो धबड़दूज होने जा रही हैं, हो गई हैं ऑलमोस्ट। ठीक है ना, उनके ये इश्यूज हैं। उनका इशू ये है कि सऊदी अरेबिया गल्फ उनके सामने खड़ा होकर प्यूटेन और ओपेक प्लस बन गया है। वो ओपेक प्लस जिसके लिए वो जनाब 1973 में उन्होंने शाह फैसल शहीद के साथ क्या मामला हुआ मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन एक पॉलिसी बनी थी उनकी, वो ओपेक जो है वो ओपेक प्लस बन के खड़ा हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद कल से चाइना में कांग्रेस स्टार्ट हो रही है उनका, ठीक है ना, उनकी यानी हर 5 साल के बाद होती है। वैसे तो 105 साल हो गए, इसको 100 साल हो गए कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के, लेकिन ये चूंकि हर 5 साल के बाद होता है उनका इजलास, तो इसलिए ये जो है ये उनका 20वां इजलास है। और ये इसकी ट्रेडिशन वही है जो आज से 100 साल पहले होती थी, उसी तरह डेलीगेट्स आ रहे हैं। पोलिट ब्यूरो बनेगा, तो आने वाले दिनों में बात करेंगे, पोलिट ब्यूरो बनेगा, शी जिनपिंग सेक्रेटरी जनरल दोबारा इलेक्ट होंगे। चेयरमैन माओ से ज्यादा मजबूत या चेयरमैन माओ के लेवल के वो अब आप समझें कि वो एक चाइना के लीडर बन के उभर चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या उभर चुके हैं। जी जी। और वो फिर उसके बाद सेक्रेटरी जनरल, और फिर चंद महीनों के बाद वो तीसरी दफा 5 साल के लिए चाइना के प्रीमियर। ये बात खटक रही है दुनिया को, ये बात ये देखें, बात ये सारी कि वहां अमेरिका के अंदर खुद लोग ये बैठ के कह रहे हैं कि एक डिक्लाइन हो रही है पार, और एक पार इमर्ज हो रही है, सेकंड इकोनॉमी है। देखना ये है कि वो कब टेक ऑन करती है और पहली इकोनॉमी बन जाती है। अब इसमें जो चीजें ना, वो दुनिया गुजर गई, ओ जी अमेरिका का फोन आ गया, यहां डर गए सारे, सऊदी अरब से लेके पाकिस्तान से लेके वो सब दुनिया डर गई। अब यह है कि अब आप उनसे बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, जैसे आज हुआ, कोई ना आपकी उनसे लड़ाई है ना उनकी आपसे इज्जत, वो भी कई रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपना सेविंग ढूंढ रहे हैं। आप भी कहीं देखना है आपने भी कि हम कौन से ब्लॉक में, और आपने अपनी दाखिली इंतशार को खत्म करना है। ये आपके न्यूक्लियर का इशू इसलिए खड़ा हो जाता है। ये देखें ना, ये जो बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उनकी वेबसाइट पर भी आई है, मैंने पूरा वो सुना, उसको देखा, फिर कई दफा देखा। इशू सारा ये है कि उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज है, बैक ऑफ में बहुत कुछ चल रहा है। इंडिया आप अगर वो प्रेस रिलीज देखें जो व्हाइट हाउस ने डाली है उनकी पूरी स्पीच के हवाले से, वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, मैं प्यूटिन को जानता हूं, क्या कोई सोच सकता था ऐसा जो है वो रशिया में लीडर आ जाएगा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद दोबारा से वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करेगा। अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो छोटा सा वेपन, यानी 1 किलोटन जो है, जो अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का इसमें डिटेल में जाना चाहते, किलोटन के हवाले से आप उसकी स्ट्रेंथ नापते हैं ना, तो यानी 15 किलोटन ने तो पूरे हिरोशिमा को तबाह कर दिया था 1945 में। तो ये टैक्टिकल तो 1 किलोटन का भी एक छोटा सा पोर्शन है, लेकिन वो टैक्टिकल जो वेपन है, जो न्यूक्लियर हथियार है, वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो छोटी सी शॉर्ट रेंज है, वो आप पास ही गिरा देते हैं। अब वो प्यूटिन ने कह दिया और इन्होंने आगे से जवाब नहीं दिया आर्मागेडन। तो मसला यह है कि ये उलझे हुए हैं यूक्रेन में, ये उलझे हुए हैं चाइना, उधर से वो इमर्ज होके, देखिए शी जिनपिंग इमर्ज होके सामने आ रहा है। और शी जिनपिंग जो चाइना है वो, यानी ये आप 2012 से लेकर 2022 तक देखें ना शी जिनपिंग का टेन्योर, तो पीएलए भी स्ट्रांग हो रही है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है, और आगे ताइवान, ये जो स्पीच होगी उनकी कांग्रेस में, आप देखिए ताइवान का जिक्र होगा, यूनिफिकेशन का। ये कह रहे हैं ताइवान को भी बचाना है, वो भाई उधर से नॉर्थ कोरिया मिसाइल चला रहा है, वो खतरनाक नहीं है वो, क्योंकि कोल्ड कहीं इन्होंने हालिया दिनों में सुना है ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान या तो स्लिप ऑफ टंग हुआ है, या ये बात ऐसी कर जाते हैं कि सऊदी अरेबिया को चंद दिन पहले सजा दे रहे थे, फिर उन्होंने वजाहतें करता फिरता है व्हाइट हाउस। डॉक्टर साहब चले, ये बयान तो अलग, लेकिन बाइडेन के हम बुला लिया गया, बाइडेन का हम इंतखाबात के बाद एक के बाद एक गलती और एक गलत पॉलिसी देख रहे हैं। क्या इस वक्त अमेरिका इस चीज का मुतहम्मिल है कि वो नुकसान उठा सके, जहां बहुत सारे महाज अमेरिका ऑलरेडी खोल चुका हुआ है, कहीं पे इत्तेहादियों को मदद की वो तेजी के साथ जी 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 सर जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी नैला, मैं आपके बात को मैं तेजी के साथ में आपको सिर्फ ये बताऊं कि जरा आप सूरत हाल देखें। एक गार्डियन क्या लिख रहा है,
इफ लिज ट्रस इज आउटस्टेड, जो 6 स्लाइड है हमारी, हु वुड रिप्लेस हर एज प्राइम मिनिस्टर? अगर लिज ट्रस बरतानिया की उम्र फिर गिर रही, अभी तो गए थे ये बोरिस जॉनसन, अभी तो गए हैं, वो जो ब्लॉन्ड थे अभी वो गए हैं, अभी लिज ट्रस आई हैं, ये सितंबर के में मेरा ख्याल है पहले हफ्ते में ये आई हैं, और आने के इनके एक आध दिन के बाद इन काबीना अनाउंस हुई है, मलका एलिजाबेथ की डेथ हो गई है, और ये अभी आई हैं, और ये महीने के ऑफिस के अंदर अंदर ये, आप उनके अखबार तो देखें आज के, लिस्ट अगर चली गई, गार्डियन लिख रहा है, तो रिप्लेस कौन करेगा सर? रिप्लेसमेंट लिस्ट में फिर कौन आ रहा है? बोरिस जॉनसन। लीडर खत्म हो गए हैं टोरी पार्टी के पास, किसको लाएं? अच्छा वो तो ऋषि सुनाक की बात चलती है, फिर वो दूसरे की, वो उनके लिस्ट में जो है वो बोरिस जॉनसन भी खड़े हो गए आके दोबारा। फिर उसके बाद आप देखें कि गार्डियन को ही देखें, इट फील्स लाइक गेम ओवर, ट्रस्ट स्ट्रगल्स फॉर अथॉरिटी एज टोरीज प्लॉटेड डिमाइस। यानी टोरीज खुद कह रहे हैं कि ये संजीदा अखबार है वहां के। फिर आप जरा देखें इकोनॉमिस्ट क्या लिख रहा है, लिज ट्रस हैज लॉस्ट हर चांसलर, सिग्नेचर टैक्स कट एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी भी खत्म हो गई। अखबारात देखें आज आप बरतानिया के, तो आप इसके ऊपर पूरा गार्डियन ने लिखा हुआ है कि डे ऑफ डिमाइस और ये और वो सारा। अच्छा फिर उसके बाद जो है वो तो इस पूरी पिक्चर में न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, अंडर फायर, न्यू यूके लीडर रिट्रीट्स ऑन इकोनॉमी स्टडीज। उन्होंने यूटर्न मारा अपनी तरफ से, वो जो उनके चांसलर जो फायर हुए हैं, उनके चांसलर ने क्वाजी क्वातेंग जो हैं, उन्होंने जो मतलब है कि उन्होंने अपनी तरफ से वो टैक्स कट्स और ये बड़ी एक मिनी बजट अनाउंस किया कि जी हम बिजली के नर्क कम करेंगे, हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसका उल्टा रिजल्ट। अब वो सारा जो गुस्सा है वो जनाब उन्होंने उस पर डाल दिया, वो बैकफायर हो गया, मार्केट्स बैकफायर हो गई कि जी तो पॉसिबल ही नहीं है, आप जो टैक्स कट लगा रहे हैं फलान ढिमाकना, ये सारा ये तो बरतानिया मुतहम्मिल नहीं है, हमें तो बिजली बढ़ानी पड़ेगी, हमें तो करना पड़ेगा। ये इसका इस बयान का पाकिस्तानी दाखिली सियासत में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इमरान खान को, जो कि अब इसको इस्तेमाल करेंगे कि ये हुकूमत की सफारतकारी किधर गई, और ये हुकूमत इतनी बड़ी जो बैठी है, इन्होंने ये नहीं कि बयानात क्या दिए हैं, ये कि इतने अरसे में करते क्या रहे हैं, और देखें इसके बाद 2009 या 10 के बाद जब फिर न्यूक्लियर का प्रोग्राम डिस्कस हो गया, वो पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे इसका। सही हो गया दाखिली सियासत में। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में पाकिस्तान के न्यूक्लियर के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा रहा, ना कि डिस्कस कर रहा है इसको। ये एक स्लिप ऑफ टंग गालिबन हुआ है, एक होता है ना गैर मोहतात, एक वाहियात एक जुमला उनके मुंह से निकला है, जैसे इन दिनों निकल रहे हैं माशाल्लाह उनके मुंह से, ठीक है, सुभान अल्लाह, ये बाइडेन के मुंह से। तो वो परेशान है, एक बंदा परेशान है, उससे इधर उधर दाएं बाएं उन्होंने पाकिस्तान को पे डाल दिया। मैंने कहा वही कोल्ड वॉर के दौरान, पुराना कोल्ड वॉर, वो नई दुनिया को समझ नहीं, वो कह रहे हैं इस पूरी तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता था शी जिनपिंग खड़ा हो जाए, मैं सबसे ज्यादा उससे मिलता रहा हूं अपनी जिंदगी में। आप स्टेटमेंट तकरीर तो सुने, कहते मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगा, ये मुझे टैक्टिकल वेपन्स की धमकी देगा, ये करेगा वो करेगा। तो बात ही है कि वो अब हमारे यहाँ जाहिर है कि उसको मेरा ख्याल है ज्यादा कोई रिएक्शन आ गया है, ये नहीं कि कम आया, ज्यादा आ गया है, इतना ही मुनासिब था और जरूरी भी था कि एक कौमी इत्तेहाद, कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। लेकिन ये वो दुनिया नहीं है जिस दुनिया में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में कोई इवन संजीदगी से स्टेटमेंट भी दे, या पाकिस्तान दुनिया गई और पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो ठीक है, वापस आके सर आपसे बात करेंगे। में था तो आज तो ये वॉर ऑन सो कॉल वॉर ऑन टेरर वैसे ठीक है सर, ठीक है। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और लॉन्ग मार्च समेत अहम जो सियासी उमूर पे हैं उन पर बातचीत की गई उनकी जानिब से। देखिए ये जाहिर है कि रब्ते हो रहे हैं और कल जो मुख्तलिफ इजलास हुए हैं, बहुत सारे इजलास हुए हैं, कौमी सलामती का इजलास हुआ है, अलग अलग वफूद भी मिले हैं, मुख्तलिफ पार्टीज़ के नुमाइंदे भी जो कॉलिजन में मौजूद हैं, मुख्तलिफ वज़रा भी मिले हैं, कुछ सेक्शंस में गालिबन ब्यूरोक्रेट्स थे, मुख्तलिफ वज़रा थे, तो काफ़ी तवील मीटिंग्स हुई हैं जो ब्यूरोक्रेट्स की यानी सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स की, मिलिट्री लीडरशिप की और जो है वो हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों की, और उनमें यकीनन बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं। लेकिन वो फिर सारी की सारी पीछे चली गई। ये इस बयान के आने के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन का जो बयान एक आया है गैर मुतात और एक नॉन सीरियस सा बयान है, और वो हमें इसमें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए बाइडेन साहब को, क्योंकि अपने मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं और
मतलब ये मतलब हम तो सिर्फ उनके लिए इस वक्त जाहिर है हमारा एक इत्तेहादी मुल्क है। ये देखें ना, राइटर्स की जो 5वीं न्यूज़ है, ये अगर हम दिखा सकें टीवी के, बाइडेन अप्रूवल सोल्ड नियर लोएस्ट लेवल ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। मतलब अमेरिका में अगर ये हालात हैं इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन के, तो वो इस वक्त कोई भी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदतरीन हालात में कह रहा हूं कि मैं, हकीकतन बदतरीन हालात थे। यानी ये वॉर ऑन टेरर के दौरान एक एक दिन में 400-400 500 लोग मर रहे हैं। अच्छा, धमाकों में भी, दहशतगर्दी में भी, और ये कत्लेआम भी कराची में और कई इलाकों में वो अलग हो रहा होता था। तो उस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह से बज़ाहिर आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता, फेल स्टेट और ये और ग्रेट नहीं है और ये नहीं, लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ हुआ है वो उसके बाद पाकिस्तान रीगेन, अब जो सूरत हाल है इसमें यकीनन सवात के कुछ इलाकों में, और इसके ऊपर ये मतलब जीरो टॉलरेंस की है पॉलिसी, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात कोई नहीं कर रहा। हाँ मईशत खराब है, हाँ पाकिस्तान के इश्यूज हैं, हाँ दाखिली बहरान है, ये सारी बातें, लेकिन वो जो बकवासियात होती थी पाकिस्तान के बारे में उस वक्त, वो खत्म हो गई। और उसकी वजह यह कि मुकम्मल धबड़दूज हुआ है अमेरिका और अफगानिस्तान में, और वो मुकम्मल, यानी ये उसको डाउन प्ले कर रहे हैं इस वक्त, और करना भी चाहिए। जाहिर है कि उन अमेरिका मीडिया को फॉलो करती है दुनिया, लेकिन बहुत बड़ी हजीमत हुई है, बहुत बड़ी हजीमत, शायद वियतनाम से भी ज्यादा बुरी। तो अब स्वाति होती जा रही है एक देखें, और आगे पता नहीं हो ना, अगर आपको पता ही नहीं, अच्छा उधर प्यूटन को भी नहीं, मतलब प्यूटन टैक्टिकल वेपन कैसे यूज करेंगे, वो ब्लैक सी में फेंकेंगे या वो अपने यहां टेस्ट करेंगे, या वो मतलब यूक्रेन के किसी गैराबाद, मतलब प्रेसिडेंट बाइडेन ये बात ठीक कर रहे हैं कि वो एक्सकलेशन हो रही है यूक्रेन में, बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी वो कहीं दूर दूर तक उसका खात्मा नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में ये जो कल मुलाकातें हुई हैं उसकी डिटेल्स तो हम नहीं जानते, 2-3 बातें डिस्कस हुई होंगी। एक तो इस सवाल के अंदर जो दोबारा से टीटीपी और ये सारा, मैं नहीं समझता कि ये बहुत सीरियस संजीदा मामला है। हमने सिर्फ बहुत बड़े इलाके जो हैं वो वापस लिए हैं। अभी किसी इलाके के अंदर टीटीपी आ रही है, ये हो रहा है, पब्लिक निकली हुई सड़कों पे, लोगों का जहन ही नहीं है कि अब लोग इंतहा पसंदी की तरफ जाएं। तो ये तो मेरा नहीं ख्याल कि यकीनन अगर किसी जगह पर ऑपरेशन करना हुआ छोटा मोटा तो वो डिस्कस हुआ होगा, लेकिन मैंने आपसे पहले अवाम की जिन साहब लोग जगह नहीं देंगे अवाम के पास इनकी। ये टीटीपी भी शायद उसी दौर में जिंदा है, ये भी कि अमेरिका यूं करेगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा, अब वो और पाकिस्तान की फौज ये करेगी, तो अब कौम भी एक तरफ है, फौज है, सियासतदान है, सारे एक ही तरफ खड़े हैं इस पे कि मिलिटेंसी नहीं होनी चाहिए, इंतहा पसंदी। गालिबन ये डिस्कस हुआ होगा, हो सकता है पॉलिटिकल हालात डिस्कस हुए हों, और पॉलिटिकल हालात उसमें पॉलिटिक्स गालिबन कम डिस्कस हुई हो, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल डिस्कस होती है आने वाले दिनों में, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी। जाहिर है कि अदम इस्तेकाम, तो मैंने आपसे कहा अदम इस्तेकाम, वो उस वक्त जब सिमोर से मेरी बात हुई तो उस वक्त उन्होंने अदम इस्तेकाम, मैंने पूछा कौन सा, तो उस जमाने में अदम इस्तेकाम 2 किस्म के, एक तो ये वॉर ऑन टेरर का मसला था, लेकिन उसके साथ साथ जुडिशियल मूवमेंट भी चल रही थी, बाकी मामलात भी थे, और भी बहुत सारी बातें थी। लेकिन अदम इस्तेकाम की सूरत में उसने कहा था कि ये अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, एक फोर्सेज वहां से आएंगी, और वो अब हालात नहीं है। अच्छा, हालात मुकम्मल तब्दील हो चुके हैं दुनिया के, मतलब अब तो रोज शुमाली कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया और जापान को मिसाइल मार रहा है। इश्यू सारा ये है कि ये पाकिस्तान का जो इंटरनल टर्मोइल है ये बढ़ेगा और फिर खत्म होगा। मतलब एक ऐसे ये अभी ऊपर जा रहा है, ये जो बहरान है ऐसे ऊपर जा रहा है। इमरान खान साहब कल के नताइज का ऐलान हो रहा है, इंतजार हो रहा है सॉरी, कि कल के नताइज क्या आते हैं। और इमरान खान साहब अगर दोनों बातों पे गौर हो रहा है, तहरीक इंसाफ भी दोनों बातों पे गौर कर रही है, यकीनन हुकूमत भी और इत्तेहादी भी और इस्टेब्लिशमेंट भी यकीनन कर रही होगी, वो ये है कि या तो इमरान खान स्वीप करते हैं इलेक्शंस, या स्वीप करने से मुराद है कि 5-6 सीटों तक वो इसको इमरान खान ओके 5-6 सीटों में 2 फिर चीजें आ जाएंगी कि 5-6 सीटें जीतते हैं अगर वो, तो क्या उनका प्रेशर ये बढ़ेगा कि लॉन्ग मार्च की तारीख जल्दी अनाउंस करें, या ये बढ़ेगा कि असेंबली में वापस जाएं। ठीक है, क्योंकि सीटें तो छोड़ दी हैं और फिर जिमनी इलेक्शंस होंगे और फिर वो दोबारा वहां पे नए कैंडिडेट खड़े करने होंगे। तो इमरान खान साहब ने कल के बाद ये फैसला करना होगा कि मैंने पार्लियामेंट में जाना है या मैंने लॉन्ग मार्च की डेट देनी है। लॉन्ग मार्च की डेट अभी अब से चंद लम्हात पहले तक पीटीआई के जो क्यादत आला क्यादत इमरान खान साहब, वो लॉन्ग मार्च की तारीख उनके जहन में नहीं है, अगले चंद रोज तक नहीं है। वो हालात को देख के एक फैसला करेंगे और वो उसके वो अभी चंद रोज तक, यानी मैंने उनसे दोनों ऑप्शंस पूछे, उनके जो करीबी लोग हैं या सारी बात, तो उसमें ये हुआ कि खान साहब जो हैं वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं देंगे, लेकिन ये तारीख का वो ऐलान करेंगे गालिबन अगले हफ्ते
एक रिपोर्ट ही आ रही है मुख्तलिफ हसास अदारों की कि 22 तारीख को शायद ऐलान कर दें, एक और है 25 को कर दें। तो खान साहब ने भी इस तरह के फिलर्स मुख्तलिफ बातें उन्होंने की हुई हैं, तारीख तो इधर रिपोर्ट हो जाए, इधर रिपोर्ट हो जाए, लेकिन जो कुछ है वो उनको ही पता है। और ये भी हो सकता है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख ना दें, लॉन्ग मार्च हो ही ना, ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत जो है वो शायद ये बगैर लॉन्ग मार्च के ही इतना डगमगा रही हो। खासतौर पर जो ये जो बयान आ गया बाइडेन का, ये मैंने कहा ना, एक तो आलमी स्टेज के ऊपर इसको, मैं तो एक लार्जर पिक्चर में इसको एक बहुत ही स्लिप ऑफ टंग भी कहें या कंफ्यूज आदमी, परेशान आदमी, 8 नवंबर को कांग्रेस हाथ से निकल गई, इधर बोरिस जॉनसन दोबारा खड़ा हो रहा है, उधर ट्रंप दोबारा खड़ा, अजीब व गरीब किस्म की एक सूरत हाल पैदा है मगरब में। बात यह है कि लेकिन पाकिस्तान के अंदर बात है कि पॉलिटिकल के भाई आप गए, आप वाशिंगटन के दौरे, डार साहब उधर बैठे हैं, ये सारा कर करा के सवारते, और आपके तो हुकूमत तो इस पर डिफेंसिव में है, वो वजातें हो रही हैं हुकूमत की सुबह से। इमरान खान साहब इसको, अब देखिए आज वो इंतखाबात का खत्म हो गया, यानी कल है ना इलेक्शन, आज अगर जलसा होता ये 2-3 दिन पहले बयान आ जाता बाइडेन का, तो इमरान खान ने तो इस हुकूमत की सफारती माशी पॉलिसीज की ऐसी तैसी करके रख देनी थी। ये तो बयान उस दिन आया जब जलसे वो खत्म हो गए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन होना है कल। तो हुकूमत अब जो है जी, आप ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ये सदर जो बाइडेन के बयान पर वजीर खारजा ने कहा है कि ये एक अनऑफिशियल बयान था सर। नहीं, मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, अनऑफिशियल बयान नहीं था, ये वाइट हाउस की वेबसाइट पे है, ठीक है ना, ये वाइट हाउस की स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे मौजूद है तमाम उनका बयान, जिसमें पाकिस्तान का लफ्ज़ भी मौजूद है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब प्रॉपर मौजूद है, फंड रेजिंग थी उसमें, एक अगर हम दिखा सकें अपने नाजरीन को, तो वाइट हाउस की वेबसाइट के ऊपर ये तमाम उनकी जो स्पीच है ये मौजूद है और इसको पढ़ा जा सकता है। तो बात सारी ये है कि इसको, वही मैंने बात की ना कि दाखिली पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है उसमें ये तमाम, इसको वाइट हाउस की वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट के ऊपर आप वाइट हाउस की वेबसाइट पे ये स्पीच पढ़ें जो उन्होंने वहां पर दी है। तो अगर अनऑफिशियल है तो उनकी वेबसाइट पे कैसे है। 12 इशू ये सारा, और ये अच्छा किया इनके सफ़ीर यहाँ पर जो आए हैं नए, वो तो देखें उन्होंने हेल्प भी पाकिस्तान को, सैलाब के दिनों में उन्होंने एक मुश्किल पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान से एग्जिट हुआ है अमेरिका का, और एग्जिट हुआ है या पता नहीं क्या विड्रॉल या जो भी उसे कहें, हम तो कहेंगे कि हार के निकला अभी सीधी सादे से अल्फाज में। लेकिन इशू ये है कि वो चलें एग्जिट हुआ है, ये विड्रॉल हुआ है, लेकिन इशू ये है कि उसके बाद एक मुश्किल हालात हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर मुख्तलिफ जगह थी जहाँ पर वो परमानेंटली बैठे थे, वो चाहते थे यहाँ पे रहें, बेसिस मिले आगे पीछे दाएं बाएं। अब कतर का मामला, कतर के अमीर कतर मौजूद थे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिलने के लिए। ये जो सीका कॉन्फ्रेंस हुई है, देखें पहले सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, फिर कतर, ये ओपेक में कतर भी है। तो इशू ये है सारा कि ये सारा एक ब्लॉक है। तो अब इसके अंदर वो अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी दुनिया के कई मुल्क इख्तियार कर रहे हैं। यूरोप के अंदर भी ये सूरत हाल है। आज जो है आप जरा अंदाजा लगाएंगे, जो तास है जो हमारी 13 स्लाइड है, वो कह रहे हैं नेटो ऑलरेडी डिफीटेड इन यूक्रेन। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी अगले 2 हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि जी हमारी फौज, ये खुदा करे ये खत्म हो जंग, ये यूक्रेन का मामला बड़ा खराब होता जा रहा है। इसी तरह से वो उधर कोरिया और ताइवान और वो मामला इंडिया चाइना, ये जो शी जिनपिंग का दोबारा आना है, इस पे इंडिया के अंदर परेशानी है और होनी चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग इसको, ये जो उनका अगला टेन्योर शुरू होगा तो ताइवान और ये ऊपर के जो इलाके हैं सारे, तिब्बत और बाकी जो इलाके जो इंडिया के साथ उनका मामला चल रहा है, वो सारे उनकी नज़रों में। और ख़ास तौर पे ये इंडिया, ये जो श्रीलंका का मामला है, इंडिया ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहाँ पे टेस्ट किए सारा, तो चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा है। इशू सारा ये है कि इस वक्त वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में, मैंने आपसे कहा ना कि इमरान खान ये समझते हैं कि शायद ये हुकूमत खुद ही गिर जाए, या शायद ये कि मैं थ्रेट परसेप्शन इतना रखूं, या शायद वो वाकई लॉन्ग मार्च कर दें। हुकूमत को अपने काम ठीक कर, हुकूमत को ये इमरान खानोफोबिया से निकलना है, ठीक है ना। वहाँ वो ट्रसोनॉमिक्स तो दबा हो गई बरतानिया में, अब ये डारोनॉमिक्स पता नहीं कब तक चलती है कब तक नहीं चलती, क्योंकि हम एतमाद में नहीं ले रहे हैं ना कौम को कि भाई दुनिया के अंदर हालात ऐसे हैं। आप एक 74-75 रुकनी काबीना है जो कि मजबूरी है शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन इशू सारा ये है कि इस वक्त कुछ मामला, जैसे आज ये न्यूक्लियर का मामला हुआ,
तो इमरान खान सबसे लाउड बोले इस पे, क्योंकि जाहिर है वो अपोजिशन में हुकूमत में होते तो भी है तो ऐसे बोलते। उन्होंने आराम से कि 2 सवाल है मेरे बाइडन से। नवाज शरीफ साहब भी बोले, इसके ऊपर चबाशी साहब ने भी बात की, बिलावल ने भी बात, सब ने बात की, क्योंकि ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं है। न्यूक्लियर हमारा उनमें से एक इशू है। बेनजीर भुट्टो साहबा की कंट्रीब्यूशन भी लोगों को नहीं पता कि हमारे मिसाइल प्रोग्राम में बेनजीर भुट्टो साहबा की कितनी कंट्रीब्यूशन है, भुट्टो साहब की कितनी कंट्रीब्यूशन है। कदीर खान पाकिस्तान आए थे, उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में ये हुआ, जब हमने टेस्ट किए मिसाइल, और उसके बाद ये आगे ग्रो करता रहा। तो ये इसमें, और इमरान खान हर शख्स की इसमें, ये हमारा एक कौम का इशू है, इसके ऊपर कोई दो आरा नहीं है। इशू सारा ये है कि इस बयान का फायदा किसको होगा? इस बयान का फायदा इमरान खान को होगा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे हैं बयानिया या जो भी कहेंगे। वो कहेंगे कि भाई एक मिनट, पहली बात आप ये बताएं कि आप तो ये कह रहे थे कि वहां से डॉलरों की बारिश होगी, आप तो कह रहे थे दुनिया से ताल्लुकात जबरदस्त हो जाएंगे, ये क्या बयान आ गया? ठीक है ना, ये बयान तो इस तरह का बयान तो नहीं आया कभी भी कि मोस्ट डेंजरस नेशन। मेरे वक्त में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मोस्ट डेंजरस नेशन का लफ्ज़ अमरीकी सदर के मुंह से निकलना, तो वो इसको, तो मैंने आपसे वही कहा ना कि आज अगर ये 3-4 दिन पहले बयान आया था, इमरान खान ने उड़ा के रख देनी थी सफारती पॉलिसी। ये अब ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी, तीसरी, अमरीकी सफीर को बुला लिया, अच्छा किया भाई, वो वजात तो करवाए ना ब्लिंकन से। वो जैसे सऊदी अरब के ऊपर आगे पीछे वो वजातें करते फिर रहे हैं उस दिन से कि हम पनिश करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो बात यह है कि अमेरिका, उनके एम्बेसडर यहाँ पे हैं, उनको तलब किया, उनको वजात देनी चाहिए। या तो एम्बेसी वजात दे, या एम्बेसी क्या वजात दे, प्रेसिडेंट का इशू है तो वहां ब्लिंकन से कहें, स्टेट डिपार्टमेंट से, और स्ट्रेट बात करें उनसे। क्या बात है भाई, मोस्ट डेंजरस, अल्लाह खैर करे, तो मोस्ट डेंजरस नेशन में आपके सफीर हैं। पाकिस्तान खुला मुल्क है, खुला टुल्ला लोग घूम रहे हैं, दहशतगर्दी भी खत्म हो रही है, हो चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, दुनिया भर में पेश आते हैं। ठीक है, इंडिया का हाल देखें ना, ठीक है डॉक्टर, दूसरे मुल्कों में देखें, मिडिल ईस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना क्वाड उनका बढ़ गया, उधर वो नेटो का सत्यानाश हो गया, ताइवान समझ नहीं आ रहा, गल्फ निकल गया हाथ से, बरतानिया देखें तो वो सारा फिर पाकिस्तान दोबारा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।